हेलो एवरीवन। आज की क्लास में हम ये बात करेंगे कि जो पर्सन्स लाइबल है जीएसटी में रजिस्ट्रेशन कराने के लिए, उन पर्सन्स को रजिस्ट्रेशन कराने की क्या प्रोसीजर एप्लीकेबल होगी। सेक्शन 25 ये नहीं बताता। सेक्शन 25 में तो ये दिया हुआ है कि जो भी पर्सन्स लाइबल है या 22 या 22 एग्रीगेट टर्नओवर, यदि आपका मोर देन 10 लाख रुपीज, मोर देन 20 लाख रुपीज या मोर देन 40 लाख रुपीज इन ए फाइनेंशियल ईयर, तो आपको रजिस्ट्रेशन कराना पड़ेगा। सेक्शन 24 के अंदर कुछ कैटेगरी ऑफ पर्सन्स स्पेसिफाइड हैं, इररिस्पेक्टिव ऑफ एग्रीगेट टर्नओवर, उन्हें क्या करना होगा, रजिस्ट्रेशन करवाना होगा। और यदि सेक्शन 25 सब सेक्शन 3 में ये दिया हुआ था कि यदि कोई पर्सन 22 और 24 के अंदर कवर्ड नहीं है, वो पर्सन भी अपनी इच्छा से वॉलेंट्री जीएसटी में रजिस्ट्रेशन करवा सकता है। एंड सेक्शन 25 यही बताता है कि जो पर्सन जीएसटी में रजिस्ट्रेशन के लिए लाइबल हैं, उन्हें विद इन 30 डेज के अंदर रजिस्ट्रेशन के लिए अप्लाई करना पड़ेगा। विद इन 30 डेज उन्हें रजिस्ट्रेशन करवाना है। लेकिन उसमें एक एक्सेप्शन था कि जो कैजुअल टैक्सेबल पर्सन है और जो नॉन रेजिडेंट टैक्सेबल पर्सन है, तो कैजुअल टैक्सेबल पर्सन और नॉन रेजिडेंट टैक्सेबल पर्सन विद इन 30 डेज नहीं, जब भी वो बिजनेस कमेंस करेंगे तो बिजनेस को कमेंस करने के एटलीस्ट 5 डेज प्रायर उन्हें रजिस्ट्रेशन के लिए अप्लाई करना पड़ेगा, रजिस्ट्रेशन करवाना पड़ेगा। और जब वो रजिस्टर्ड हो जाएंगे तभी वो बिजनेस कमेंस कर सकते हैं। सर फिर अब हमें क्या बात करनी है? हमें ये बात नहीं करनी है कि रजिस्ट्रेशन किन को करवाना है, ये तो हम ऑलरेडी पढ़ चुके हैं। तो जो पर्सन 22 के अंदर या 24 के अंदर कवर्ड होते हैं, उन्हें कंपलसरी रजिस्ट्रेशन करवाना पड़ेगा। और यदि आप 22 और 24 के अंदर कवर्ड नहीं हो, वॉलेंटरी भी जीएसटी में रजिस्ट्रेशन करवा सकते हो, और रजिस्ट्रेशन आपको करवाना पड़ता है विद इन 30 डेज। हम ये बात नहीं कर रहे, हम ये बात कर रहे हैं कि जो पर्सन लाइबल है उन्हें रजिस्ट्रेशन कि क्या प्रोसीजर एप्लीकेबल होगी, कैसे करवाना होगा। इसके लिए आज हम डिटेल में पढ़ेंगे 3 रूल्स, रूल नंबर 8, रूल नंबर 9 एंड रूल नंबर 10। ये रूल नंबर 8, रूल नंबर 9 एंड रूल नंबर 10। रूल नंबर 10 तो ये बताता है कि रजिस्ट्रेशन की इफेक्टिव कब होगा, वो अलग पार्ट है। मेनली 2 रूल ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, रूल नंबर 8 एंड रूल नंबर 9 फॉर द पर्पज ऑफ रजिस्ट्रेशन। कैसे होगा रजिस्ट्रेशन, तो वैसे आप बोलोगे 3 रूल्स है, रूल नंबर 8, रूल नंबर 9 एंड रूल नंबर 10। सर किसका रजिस्ट्रेशन? जो भी पर्सन्स जीएसटी में रजिस्ट्रेशन करवाना चाहते हैं, तो जीएसटी में रजिस्ट्रेशन कराने की जो प्रोसेस है, तो जो प्रोसीजर जो दिया हुआ है वो सेक्शन 25 में नहीं है। प्रोसीजर इज गिवन इन द रूल नंबर 8, रूल नंबर 9 एंड रूल नंबर 10। यस, नाउ वी कम टू द रूल नंबर 8। तो रूल नंबर 8 क्या कहता है? एप्लीकेशन फॉर रजिस्ट्रेशन। तो सिंपल सी पॉइंट है कि रजिस्ट्रेशन के लिए एप्लीकेंट कौन होगा, एप्लीकेशन कौन देगा? दिस इज अ पप्पू जी, जो भी आप नाम दे दो ए। तो ये जो हमारे पप्पू जी है, चलो अपन इसको नाम पप्पू जी दे देते हैं। तो ये पप्पू जी है, ये रजिस्ट्रेशन के लिए अप्लाई कर रहे हैं। भैया क्यों रजिस्ट्रेशन के लिए अप्लाई कर रहे हैं? क्योंकि लाइबल हो गया होगा। सर कहाँ लाइबल हुआ होगा? सेक्शन 22 में लाइबल हुआ होगा या 24 के अंदर लाइबल हुआ होगा। तो जो पर्सन 22 या 24 के अंदर लाइबल होते हैं, उन्हें क्या करना होता है? रजिस्ट्रेशन के लिए अप्लाई करना पड़ता है। तो ये जो एप्लीकेंट है, जो 22 या 24 के अंदर कंपलसरी लाइबल हुआ, ये पर्सन एप्लीकेशन देगा, पहला पॉइंट। दूसरा पॉइंट, जो पर्सन वॉलेंट्री है, जो अपनी इच्छा से रजिस्ट्रेशन करवाना चाह रहा है, उसे भी क्या करना पड़ेगा? अप्लाई करना पड़ेगा। बिना अप्लाई किए थोड़ी आपको रजिस्ट्रेशन मिल जाएगा, तो आपको एप्लीकेशन देनी पड़ेगी, आपको अप्लाई करना पड़ेगा फॉर द पर्पज ऑफ रजिस्ट्रेशन। कुछ पर्संस जो कंपलसरी लाइबल हैं, ये कौन है? हमारे एप्लीकेंट है जी, ये हमारे पप्पू जी जो एप्लीकेंट है, जो एप्लीकेशन दे रहा है। तो सेक्शन 22 और 24 के अंदर जो भी पर्सन्स लाइबल है, उन्हें एप्लीकेशन देनी पड़ेगी। तो हमें समझ में आ गया है। लेकिन 24 के अंदर बहुत सारे पॉइंट्स दिए हुए थे कुछ लोगों के लिए जी, नहीं 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 नहीं, इनको रजिस्ट्रेशन तो करवाना है, इनको रजिस्ट्रेशन तो करवाना है, लेकिन इनको रजिस्ट्रेशन कराने के लिए हमने प्रोसीजर अलग से दे रखी है, कुछ फॉर्म नंबर अलग दिया हुआ है। हमने इसलिए बोला कि रजिस्ट्रेशन तो उनको भी कराना पड़ेगा, लेकिन रूल नंबर 8 के अंदर कवर्ड नहीं होंगे। रूल नंबर 8 के अंदर सारे पर्सन्स कवर्ड होंगे जो 22 के अंदर आते हैं, 24 के अंदर आते हैं, 25 सब सेक्शन 3 के अंदर आते हैं, लेकिन
लेकिन कौन? तो ये एक बार अपन देखते हैं क्या दिया हुआ है, एवरी पर्सन हु इज लाइबल। मतलब हम बात करें एप्लीकेंट कौन है, कौन सा पर्सन रजिस्ट्रेशन नहीं है, रजिस्ट्रेशन तो सबको ही कराना पड़ेगा। रूल नंबर 8 के जो प्रोसीजर है, रूल नंबर 8 के जो प्रोसीजर है, जो फॉर्म नंबर जो आएगा, जो प्रोसीजर जो आएगी, वो किन पर्सन के लिए एप्लीकेबल है, किन पर्सन को यहाँ पे जाके रजिस्ट्रेशन करवाना पड़ेगा। जो फॉर्म्स नंबर दिया हुआ है, जो प्रोसीजर जो दी हुई है, वो सारे पर्सन के लिए एप्लीकेबल होगी जो भी लाइबल है रजिस्ट्रेशन करवाने के लिए अंडर सेक्शन 22 और 24 एक्सेप्ट 4 पॉइंट्स। बड़े ध्यान से पढ़ना। कैजुअल टैक्सेबल पर्सन तो कवर्ड है, लेकिन क्या कवर्ड नहीं है? नॉन रेजिडेंट टैक्सेबल पर्सन कवर्ड नहीं है, सेक्शन 51 कवर्ड नहीं है, सेक्शन 52 एनआरटीपी नॉन रेजिडेंट टैक्सेबल पर्सन, कोई परदेसी आया उड़ के चला गया वापस, तो नॉन रेजिडेंट टैक्सेबल पर्सन सेक्शन 51 टीडीएस, सेक्शन 52 टीसीएस एंड OIDARS ऑनलाइन इंफॉर्मेशन डेटाबेस एक्सेस रिट्राइवल सर्विसेज। जो डायरेक्टली मेरी ये वीडियो देख रहे होंगे, हो सकता है उनको प्रॉब्लम हो, ये पुराने वर्ड है टर्म्स से जो मैं ऑलरेडी कनेक्ट कर चुका हूँ। तो 4 टर्म्स हैं, नॉन रेजिडेंट टैक्सेबल पर्सन, नहीं 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 नहीं, रजिस्ट्रेशन करवाना है तुम्हें जीएसटी के अंदर, लेकिन रूल नंबर 8 का प्रोसीजर तुम्हारे ऊपर एप्लीकेबल नहीं होगा, तुम्हारे लिए सेपरेट रूल है, जब आएगा तब बात करेंगे, अभी भटकेंगे नहीं, अभी बहुत मजा आ रहा है। तो जो नॉन रेजिडेंट टैक्सेबल पर्सन है, सेक्शन 51 के अंदर जो भी पर्सन टीडीएस के लिए लाइबल है, सेक्शन 52 के अंदर जो भी टीसीएस कलेक्ट करने के लिए लाइबल है, और OIDARS ऑनलाइन इंफॉर्मेशन डेटाबेस एक्सेस रिट्राइवल सर्विसेज जो पर्सन्स दे रहे फ्रॉम ए प्लेस आउटसाइड इंडिया टू ए प्लेस इन इंडिया एनी नॉन टैक्सेबल पर्सन को, ये 4 पर्सन्स। इनके अलावा, इन 4 पर्सन्स के अलावा, किन 4 पर्सन्स के अलावा? इन 4 के अलावा, ध्यान से देखो, ये जो 4 पर्सन्स है नॉन, जल्दी से याद कर लो बेटा, मजा आ रहा है बहुत। नॉन रेजिडेंट टैक्सेबल पर्सन सेक्शन 51, सेक्शन 52 एंड OIDARS, इन 4 पर्सन्स के अलावा जो भी पर्सन 22 और 24 के अंदर लाइबल है जीएसटी में रजिस्ट्रेशन कराने के लिए, और जो भी पर्सन सेक्शन 25 सब सेक्शन 3, ये किसकी बात कर रहा है? सेक्शन 25 सब सेक्शन 3 कि यदि कोई पर्सन सेक्शन 22 और 24 के अंदर तो कवर्ड नहीं है, लेकिन वॉलंटरी बोलता है भैया मुझे भी जीएसटी में रजिस्ट्रेशन कराना है, तो तुम भी यदि अपनी इच्छा से जीएसटी में रजिस्ट्रेशन करवाना चाहते हो तो करवा सकते हो। तो भैया इनको क्या करना पड़ेगा? इनको क्या करना पड़ेगा? इनको आज जोड़ना पड़ेगा, ओम मुझे रजिस्ट्रेशन करवा दो, मेरा जीएसटी रजिस्ट्रेशन दे दो, भीख मांग रहे कि भैया। तो सिंपल सा पॉइंट है, एप्लीकेशन देनी पड़ेगी। यहाँ पे बहुत इंटरेस्टिंग पॉइंट है, यहाँ पे इन्होंने एप्लीकेशन को क्या किया है, 2 पार्ट में डिवाइड कर दिया। यहाँ पे इन्होंने जो एप्लीकेशन है ना, उसे 2 पार्ट में डिवाइड कर दिया, क्योंकि समझो बात थोड़ा सा ऑनलाइन है, जिन्होंने ऑनलाइन वर्किंग की होगी, वैसे भी ऑनलाइन तो आजकल सब वर्किंग करते ही, तो बहुत ईजिली समझ में आ जाएगा, बहुत ईजी कंसेप्ट है। जैसे समझो बात, ये एप्लीकेंट हमारे पप्पू जी है ना, इनको अब फॉर एग्जांपल क्या करना पड़ेगा? जीएसटी में रजिस्ट्रेशन कराना पड़ेगा। तो रजिस्ट्रेशन कराने का तरीका क्या है सर? ऑनलाइन है। तो जब ऑनलाइन अप्लाई करोगे तो पहली बात तो कोई जीएसटी पोर्टल होगा, यस सर जीएसटी पोर्टल है, जीएसटी की वेबसाइट है gst.gov.in। तो जीएसटी की वेबसाइट पे आपको क्या करना होगा? ऑनलाइन एप्लीकेशन सबमिट करनी होगी। जब भी आपने किसी वेबसाइट पे आप गए होंगे, यदि आपने कोई ऑनलाइन यदि कभी फॉर्म्स फिल किया होगा, तो आजकल ये तरीका होता है कि जैसे अपना मेल आईडी या अपना मोबाइल नंबर देते हो, तो मेल आईडी और मोबाइल नंबर हमेशा वेरीफाइड किए जाते हैं बाय द ओटीपी। सर तुमसे बात कर रहा हूँ, इधर उधर क्या देखते रहते हो? ओटीपी सर पता है मैं, 1 टाइम पासवर्ड। तो यदि आपने कभी ऑनलाइन यदि वर्किंग की होगी तो हमेशा 1 टाइम पासवर्ड पूछा जाता है। यदि आप फॉर एग्जांपल बैंक के थ्रू यदि किसी को पेमेंट दे रहे हो, तो उन्होंने आपका बैंक अकाउंट नंबर, मोबाइल नंबर वेरीफाइड किया होगा, तो हमेशा पासवर्ड आपके मोबाइल पे आता है। क्योंकि द रीजन बिहाइंड दैट, मैं ऑनलाइन यदि फॉर एग्जाम्पल यदि मैं ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन करा रहा हूँ, मैं किसी का फर्जी दे दूँ, तो सिंपल सा पॉइंट ये आता है, ये बोलते हैं कि बार बार जो आपका मेल आईडी, जो भी आप मेल आईडी कराओगे ना, उस मेल आईडी से वर्किंग होगी, जिससे कि कोई और पर्सन ना करे। कोई और पर्सन करे भी तो उसका वो मेल आईडी होना चाहिए, वो मोबाइल नंबर होना चाहिए। तो मतलब मैं यदि जीएसटी में रजिस्ट्रेशन कराना चाहता हूँ, तो मैं अपना मोबाइल नंबर और मैं अपना मेल आईडी दूंगा, ये पहले मैंडेटरी है। और जो भी मेरे द्वारा मेल आईडी दिया जाएगा या फॉर एग्जाम्पल मोबाइल नंबर दिया जाएगा, वो वेरीफाइड होना चाहिए। इसलिए यहाँ पे फाइनल एप्लीकेशन नहीं दी जाती, पहले एप्लीकेशन दी जाती है ओनली वेरीफाइड करने के लिए, क्योंकि ये ऑनलाइन वर्किंग है।
यदि आपने ऑनलाइन यदि कहीं कोई फॉर्म्स भरा हो या कोई पेमेंट दिया हो तो आपने हमेशा देखा होगा कि मेल आईडी के थ्रू या मोबाइल नंबर के थ्रू आपका पहले वन टाइम पासवर्ड आता है, फिर बाद में वर्किंग करते हो। वही तरीका यहाँ पे भी है। तो सबसे पहले हम बोलेंगे आप फाइनल एप्लीकेशन मत दो, फाइनल एप्लीकेशन मत दो। सबसे पहले आपका जो भी पैन नंबर है, जो भी आपका मोबाइल नंबर है, उसे वेरीफाई किया जाएगा। और सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट ये है कि जब मैं जीएसटी के अंदर अप्लाई करूंगा तो मुझे जीएसटी का नंबर मिलेगा। जो जीएसटी का जो नंबर मिलेगा उसका स्टार्टिंग का जो नंबर है, स्टार्टिंग के जो कैरेक्टर्स है वो पैन नंबर है। इसका मतलब ये हुआ कि जो पर्सन जीएसटी में रजिस्ट्रेशन करवाते हैं उन्हें पहले पैन नंबर लेना पड़ता है, उनको पहले पैन में रजिस्टर्ड होना पड़ता है। यदि पैन नंबर नहीं है तो पैन नंबर लेके आप जीएसटी में अप्लाई कर दो, और यदि ऑलरेडी यदि पैन नंबर है तो पैन नंबर दे दो। सर मैं उल्टा पुल्टा कोई भी पैन नंबर लिख दूं तो तभी तो हमें पता है तुम्हें ऐसा कर सकता है हरकत। तभी तो हमने क्या बोला कि आप फाइनल एप्लीकेशन मत दो, सबसे पहले अपना पैन नंबर लिखो। क्या करो आप बिफोर अप्लाइंग फॉर रजिस्ट्रेशन, मतलब जब आप रजिस्ट्रेशन के लिए फाइनली एप्लीकेशन दोगे तो रजिस्ट्रेशन के लिए फाइनली एप्लीकेशन देने से पहले जो इंपॉर्टेंट देता है, क्योंकि द रीजन बिहाइंड इट मैं एप्लीकेंट पप्पू जी, तो ये पप्पू जी ये एप्लीकेंट जब जीएसटी में रजिस्ट्रेशन करवाएगा तो जीएसटी में रजिस्ट्रेशन कराने के लिए जो फाइनल एप्लीकेशन देगा सबसे पहले उसका बेसिक डेटा वेरीफाई किया जाएगा, उसका मोबाइल नंबर, उसका पैन नंबर, उसका मोबाइल नंबर पैन नंबर, सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट। अनदर इंपॉर्टेंट पॉइंट, मोबाइल नंबर पैन नंबर वेरीफाई करने के साथ उसका पैन नंबर बहुत जरूरी है, क्योंकि जब जीएसटी नंबर मिलेगा तो स्टार्टिंग के नंबर उसके पैन नंबर होंगे, तो उस बंदे को क्या करना पड़ेगा, डिक्लेयर करना पड़ेगा। डिक्लेयर क्या क्या करना पड़ेगा, याद कर लो क्या क्या डिक्लेयर करना है। नंबर वन पैन नंबर, सेकंड ईमेल आईडी। तो पैन नंबर ईमेल आईडी इज वेरी इंपॉर्टेंट फॉर द पर्पज ऑफ वेरिफिकेशन की जो पर्सन अप्लाई कर रहा है तो कैसे कम्युनिकेट किया जाएगा, क्योंकि द रीजन बिहाइंड इट यहाँ पे एप्लीकेंट है, यहाँ पे डिपार्टमेंट है। ये डिपार्टमेंट एप्लीकेंट ऑनलाइन कभी आपस में एक दूसरे जानते ही नहीं, तो बातें कैसे करेंगे। मोबाइल पे इंफॉर्मेशन आ जाएगी, मेल हो जाएगा, मेल होगा, मोबाइल होगा। सिंपल सा पॉइंट ये आता है कि जब हमें एप्लीकेशन दोगे तो कुछ भी हम करेंगे आपको इन्फॉर्म करेंगे, तो इन्फॉर्म करने का कोई मीन्स तो होना चाहिए ना। तो डिपार्टमेंट जब भी कम्युनिकेट करेगा एप्लीकेंट को तो मोबाइल नंबर या मेल आईडी से करेगा। तो सबसे पहले आप अपना मोबाइल नंबर दे दो। रजिस्ट्रेशन तो हम बाद में देखेंगे, रजिस्ट्रेशन के लिए तो फाइनल एप्लीकेशन आप बाद में देना। सबसे पहले अपने मोबाइल नंबर को वेरीफाई किया जाएगा, आपका मेल आईडी को वेरीफाई किया जाएगा कि आपने करेक्ट मोबाइल नंबर दिया है, करेक्ट आपने मेल आईडी दे दिया। एंड अनदर इंपॉर्टेंट पॉइंट पैन नंबर इसलिए इंपॉर्टेंट है क्योंकि जब जीएसटी नंबर आपको मिलेगा तो जीएसटी नंबर से स्टार्टिंग के जो नंबर्स होंगे उनमें पैन नंबर आपका इंक्लूड होगा। इसका मतलब ये कि आप पैन नंबर दे दो, आप गलत पैन नंबर दे दो तो उससे पहले वेरीफाई किया जाएगा। इसलिए ये एप्लीकेंट, बड़े ध्यान से देखना बेटा, ये जो एप्लीकेंट है पप्पू जी जिसकी हम बात कर रहे हैं, बिफोर अप्लाइंग फॉर द रजिस्ट्रेशन डिक्लेयर क्या क्या डिक्लेयर करेगा बेटा, चार पॉइंट्स याद हो गए सब, बिल्कुल याद हो गए। ये जो पप्पू जी है एप्लीकेंट है, बिफोर अप्लाइंग फॉर द रजिस्ट्रेशन डिक्लेयर करेगा पैन नंबर। हेलो बेटा तुमसे बात कर रहा हूँ, बोलो मेरे साथ, पैन नंबर, क्योंकि द रीजन बिहाइंड है जो जीएसटी नंबर मिलेगा स्टार्टिंग का नंबर पैन नंबर होगा, तो पैन नंबर डिक्लेयर किया जाएगा, मोबाइल नंबर किया जाएगा, ईमेल आईडी किया जाएगा। एंड फोर्थ, कहाँ पे रजिस्ट्रेशन करवाना है, स्टेट और यूटी भी तो बताना पड़ेगा ना भैया। जो आप एप्लीकेशन दे रहे हो रजिस्ट्रेशन कराने की, आपको रजिस्ट्रेशन कहाँ कराना है, राजस्थान में, महाराष्ट्र में या दिल्ली में, कौन से स्टेट या यूटी के अंदर आपको रजिस्ट्रेशन कराना है तो वो भी आपको मेंशन करना पड़ेगा। सर ये फाइल कैसे किया जाएगा, इलेक्ट्रॉनिकली किया जाएगा जीएसटी कॉमन पोर्टल, और इसकी वेबसाइट है gst.gov.in। तो आप डायरेक्टली भी जीएसटी कॉमन पोर्टल पे, मतलब ऑन द जीएसटी कॉमन पोर्टल, मतलब ये जो एप्लीकेंट है जी, ये हमारे जो एप्लीकेंट है, ये हमारे पप्पू जी, ये कब, जब सेक्शन 22 या सेक्शन 24 या सेक्शन 25 सब सेक्शन 3 के अंदर यदि रजिस्ट्रेशन करवाना चाहते हैं तो रजिस्ट्रेशन में अप्लाई करने से पहले पैन नंबर, बेटा तुमसे बात कर रहा हूँ, बोलो मेरे साथ, पैन नंबर, मोबाइल नंबर, ईमेल आईडी एंड स्टेट और यूटी, वेरी इंपॉर्टेंट। इसको याद करने का तरीका बताता हूँ, फॉर्म नंबर कैसे याद करना है। फॉर्म तो फॉर्म आएगा ही आएगा, ऑब्वियसली सारे फॉर्म्स जीएसटी के, और जीएसटी आपको लिखना है। ये जीएसटी के फॉर्म किस बात के हैं, जरा आप रजिस्ट्रेशन करवाने जा रहे हो तो फॉर्म जीएसटी आरईजी, तो ये तो आपको बार बार रिपीट करने की जरूरत ही नहीं है। तो जीएसटी में रजिस्ट्रेशन वाले चैप्टर के अंदर जो जो फॉर्म्स हम बात करेंगे तो उनमें फॉर्म आएगा ही आएगा, जीएसटी आएगा ही आएगा, आरईजी रजिस्ट्रेशन।
सबसे पहले एप्लीकेशन देनी पड़ती है। तो कौन सा फॉर्म होगा? 01 होगा। तो इसका मतलब ये है कि जो एप्लीकेशन दी जाएगी रजिस्ट्रेशन कराने के लिए वो 01 के अंदर दी जाएगी। लेकिन मैं बार बार बोल रहा हूँ कि फाइनल एप्लीकेशन आप बाद में दूंगी, तो इसलिए हमने क्या किया कि जो रजिस्ट्रेशन जो फॉर्म था, जो एप्लीकेशन फॉर्म था 01, तो 01 को हमने 2 पार्ट में डिवाइड कर दिया। ध्यान से देखो, 2 पार्ट में डिवाइड हो गया। पहले हमने बोला कि जो फाइनल एप्लीकेशन देते हो रजिस्ट्रेशन कराने की, उस फाइनल एप्लीकेशन देने से पहले पार्ट ए में, क्योंकि उसे हम बोलेंगे पार्ट बी। तो हमने क्या बोला, जब आप फाइनल एप्लीकेशन दोगे रजिस्ट्रेशन कराने की, जो पार्ट बी दिया जाएगा उससे पहले आपको जो बेसिक इंफॉर्मेशन से अपने बारे में, जो एप्लीकेंट जो पप्पू जी रजिस्ट्रेशन कराना चाह रहा है जीएसटी के अंदर, उससे अपनी बेसिक डिटेल्स को पहले वेरीफाई किया जाएगा, उसे वैलिडेट किया जाएगा। तो पहले अपनी डिटेल्स दो और डिपार्टमेंट उसे वेरीफाई करेगा, क्योंकि कम्युनिकेशन ऐसे ही होगा। मोबाइल नंबर, ईमेल आईडी, पैन नंबर एंड स्टेट और यूटी, ये इंफॉर्मेशन आप पहले मेंशन करोगे। तो ये आपने जीएसटी कॉमन पोर्टल पे डायरेक्टली या जो भी कमिश्नर के द्वारा जो भी सेंटर नोटिफाइड है उन पर आपने क्या कर दिया, उनके थ्रू आपने जीएसटी कॉमन पोर्टल gst.gov.in पर ये इलेक्ट्रॉनिकली आपने क्या किया, ये डिक्लेरेशन दे दी है। जब ये डिक्लेरेशन आपने दे रही है तो इसे वेरीफाई किया जाएगा जीएसटी कॉमन पोर्टल के द्वारा ऑनलाइन। तो वो ऑनलाइन कैसे वेरीफाई करेंगे, तो वो क्या करेंगे, आपके पहले पैन नंबर को वेरीफाई करेंगे। तो पैन नंबर कैसे वेरीफाई किया जाएगा? फॉर एग्जांपल, मैं चिन्मय जैन जीएसटी में रजिस्ट्रेशन के लिए अप्लाई करता हूँ चिन्मय ट्यूटोरियल्स को रजिस्टर कराने के लिए। तो जो मेरा पैन नंबर होगा, मैंने अपना कोई भी पैन नंबर लिख दिया। तो सिंपल सी बात है, जैसे ही बोलूँगा चिन्मय जैन का ही पैन नंबर है, तो डायरेक्टली ऑनलाइन सब कनेक्टेड होता है। तो जैसे ही मैंने बोला चिन्मय जैन का ही पेन नंबर है, डायरेक्टली सीबीडीटी डिपार्टमेंट से आपने अटैच कर दिया, तो सीबीडीटी डिपार्टमेंट से ऑनलाइन वर्क ऑनलाइन क्या हो जाएगा, वेरीफाइड हो जाएगा। क्या हो जाएगा? वेरीफाइड। कि मीन्स जो आप पेन नंबर लिख रहे हो बिल्कुल सही है, आपने कोई उल्टा पुल्टा तो नहीं लिख दिया। क्योंकि द रीजन बिहाइंड दैट, जो खुराफाती होते हैं बोलते हैं क्या पता चलेगा। ऑनलाइन में सबसे बढ़िया बात क्या होती है, आप इजिली चीज़ों को कनेक्ट कर सकते हो, छोटे मोटे फ्रॉड होने के चांसेस होती नहीं है। तो इन्होंने ये बोला कि सबसे पहले क्या किया जाएगा, पैन नंबर को वेरीफाई किया जाएगा और पैन नंबर वैलिडेट किया जाएगा, वेरीफाई किया जाएगा, ऑनलाइन ही किया जाएगा। कि सिंपल सी बात है, आपने पैन नंबर बोला, सीबीडीटी के डेटा से आपने अटैच कर दिया, तो जैसे आपने पैन नंबर डाला सीबीडीटी का डेटा बोलेगा हाँ चिन्मय जैन ये पैन नंबर है, बिल्कुल सही है, वैलिडेट हो जाएगा ऑनलाइन ऑन द कॉमन पोर्टल फ्रॉम द सीबीडीटी डेटाबेस। अब क्या बचा सर? अब बचा ईमेल आईडी एंड मोबाइल नंबर। तो आपने जो ईमेल आईडी दिया और जो आपने मोबाइल नंबर दिया उसे भी वेरीफाई किया जाएगा। तो उसे वेरीफाई कैसे किया जाएगा? दैट यू नो, वेरीफाई थ्रू ओटीपी वन टाइम पासवर्ड। आफ्टर वेरिफिकेशन मतलब ये तीनों वेरीफाई हो गए। क्या क्या वेरीफाइड हो गया? आपका पेन नंबर वेरीफाइड हो गया। जो पेन नंबर आपने दिया था, किसने दिया था सर? एप्लीकेंट ने दिया था। किसको दिया था? जीएसटी कॉमन पोर्टल को। तो मींस एप्लीकेंट ने क्या किया? एप्लीकेंट ने फाइनल एप्लीकेशन देने से पहले पार्ट ए ऑफ द फॉर्म जीएसटी आरईजी 01 के अंदर बेसिक डिटेल्स, कौन सी डिटेल्स? पैन नंबर, मोबाइल नंबर, ईमेल आईडी और स्टेट और यूटी, जहां वो रजिस्ट्रेशन के अप्लाई करना चाहता है, वो जीएसटी कॉमन पोर्टल पे ऑनलाइन फाइल कर दी। देन जीएसटी कॉमन पोर्टल पैन नंबर को, मोबाइल नंबर को, ईमेल आईडी को, पैन नंबर को सीबीडीटी के डेटाबेस से वेरीफाइड किया जाता है, मोबाइल नंबर को और ईमेल आईडी को ओटीपी वन टाइम पासवर्ड से वेरीफाई किया जाएगा। आफ्टर वेरिफिकेशन, वेरीफाई करने के बाद ये जो एप्लीकेंट है, इस एप्लीकेंट को एक टीआरएन नंबर मिलता है। क्या मिलता है इस एप्लीकेंट को? इस एप्लीकेंट को टीआरएन, क्या मिलेगा? टीआरएन, क्या मिलेगा? टीआरएन, टेम्पोररी रेफरेंस नंबर। क्योंकि द रीजन बिहाइंड इट, जब मैं फाइनल एप्लीकेशन दूंगा तो हो सकता है मैं डायरेक्टली जंप कर लूँ। तो डिपार्टमेंट ने बोला भैया जब फाइनल एप्लीकेशन दोगे ना पार्ट बी में, तो पार्ट बी के अंदर जब एप्लीकेशन दोगे तो आपके पास टीआरएन नंबर होना चाहिए। तो टीआरएन नंबर का मतलब ये होगा कि आपकी बेसिक डिटेल्स वेरीफाइड हो गई है। बेसिक डिटेल्स का मतलब क्या हुआ? बेसिक डिटेल्स का मतलब ये हुआ पैन नंबर, मोबाइल नंबर, ईमेल आईडी। तो सबसे पहले एप्लीकेंट जो भी रजिस्ट्रेशन करवाना चाहता है उसे ही बेसिक डिटेल्स, ये बेसिक डिटेल जीएसटी डिपार्टमेंट को ऑनलाइन फाइल करनी पड़ती है। देन जीएसटी डिपार्टमेंट क्या करता है? ऑनलाइन ही इन सारे डेटाज को क्या करता है? वेरीफाई कर लेता है। और वेरीफाई करने के बाद जो एप्लीकेंट है ना, तो एप्लीकेंट कौन? पप्पू जी। तो इस पप्पू जी को, इस एप्लीकेंट को क्या किया जाता है? टीआरएन, टेम्पोररी रेफरेंस नंबर, शैल बी जनरेटेड एंड कम्युनिकेटेड। समझ में आ गया सर? बहुत मजा आ रहा है आज। समझ में आ रहा है अब तक? यस सर, बिल्कुल समझ में आ रहा है। रूल नंबर 8 अभी कंप्लीट नहीं हुआ बेटा, क्योंकि रूल नंबर 8 में पूरी एप्लीकेशन है। अभी तो अपने फाइनल एप्लीकेशन दी नहीं है। अभी सिर्फ ये हुआ है कि एप्लीकेंट को मिला टीआरएन नंबर। इस टीआरएन नंबर को यूज करते हुए अब ये पप्पू जी, कौन सी?
पप्पू जी आ जाओ, टू बी कंटिन्यूड। आफ्टर वेरिफिकेशन हो गया, किसने वेरीफाई किया? ऑनलाइन जीएसटी कॉमन पोर्टल से, सीबीडीटी के डेटा से या ओटीपी के थ्रू, ये सब वेरीफाइड हो गया। वेरीफाई करने के बाद पप्पू जी हमारे एप्लीकेंट जी अब फाइनली रजिस्ट्रेशन के लिए अप्लाई करेंगे। रजिस्ट्रेशन के लिए जो एप्लीकेशन है, जो रजिस्ट्रेशन जो फॉर्म है वो आपका होगा फॉर्म GST REG 01 ही होगा। पार्ट ए बेसिक डिटेल्स के लिए जो मेन एप्लीकेशन है वो क्या है? पार्ट ए के बाद क्या आता है? पार्ट ए के बाद क्या आता है? पार्ट बी। तो यूजिंग टीआरएन टेम्पररी रेफरेंस नंबर जो एप्लीकेंट को जनरेट हुआ था, अलोकेट कर दिया गया था, कम्युनिकेट कर दिया गया था, तो ये एप्लीकेंट पप्पू जी यूजिंग द टेम्पररी रेफरेंस नंबर फाइल एन एप्लीकेशन इन द पार्ट बी ऑफ द फॉर्म GST REG 01। समझ में आ रहा है? सब बहुत मजा आ रहा है, ध्यान से देखो। एक बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट, जो रिसेंटली एक अमेंडमेंट हुआ है अभी 23 मार्च 2020, रूल 8 के अंदर सब रूल नंबर 4 इन्होंने ऐड कर दिया है, क्योंकि 30 जून तक के सारे अमेंडमेंट हमारे एप्लीकेबल होंगे दिसंबर 20 के एग्जाम्स के लिए। तो सीए वालों के लिए भी ये अमेंडमेंट एप्लीकेबल होगा, सीएस में भी अमेंडमेंट एप्लीकेबल होगा। तो इसमें क्या दिया हुआ है, ये क्या है, क्यों अमेंडमेंट हुआ, उसका रीजन दे देता हूं। तुम लोगों ने भी रिसेंटली बहुत जगह सुना होगा, गवर्नमेंट आधार कार्ड से एप्लीकेंट की आइडेंटिटी बनाना चाहती है, मतलब हर जगह आधार कार्ड लिंक कर दो, हर जगह आधार कार्ड लिंक कर लो। मतलब ये कि जितने भी इतने सारे डॉक्यूमेंट्स कर रखे हैं, ड्राइविंग लाइसेंस कर रखा है, पैन नंबर कर रखा है, मतलब दे आर लॉट ऑफ आइडेंटिफिकेशन आईडीज है ना, आपका पासपोर्ट भी है। लेकिन इंडिया के अंदर गवर्नमेंट ये चाह रही है कि हर पर्सन का अपना एक आधार कार्ड हो, जितनी भी एक्टिविटीज़ वो करे उन सबको आधार कार्ड से लिंक कर दो। तो इसीलिए जीएसटी के अंदर भी हम ये चाह रहे हैं कि उस पर्सन को आधार कार्ड से लिंक कर दो। क्या कर दो? आधार कार्ड से लिंक कर दो। इसलिए यहां पे दिया हुआ है कि जब पार्ट ए दिया जाएगा तो हमने नहीं बोला कि अब आधार कार्ड दो, हमने उसके अंदर अमेंडमेंट भी नहीं किया, पहले भी यही था, अभी भी वही है कि आपको मोबाइल नंबर देना पड़ेगा, ईमेल आईडी देना पड़ेगा। कोई मोबाइल आईडी ईमेल आईडी आपका इंपॉर्टेंट है, मोबाइल नंबर ईमेल आईडी कम्युनिकेशन करने के लिए, और पैन नंबर दिया जाएगा जीएसटी नंबर देने के लिए। तो बेसिक डिटेल्स आपको देनी है, उसके आधार पे आपको टीआरएन नंबर मिल गया। लेकिन जब टेम्पररी रेफरेंस नंबर को यूज़ करोगे तो आपको एक काम और करना पड़ेगा। एक तो टेम्पररी रेफरेंस नंबर को यूज़ करते हुए फाइनल एप्लीकेशन आपको देनी पड़ेगी पार्ट बी के अंदर, फॉर्म GST REG 01 के अंदर। एंड जो आपका आधार कार्ड है, जो आपका आधार नंबर है, वो आधार नंबर भी आपका क्या होगा? ऑथेंटिकेट किया जाएगा। तो यहाँ पे क्लियरली दिया हुआ है अंडर द ऑथेंटिकेशन अंडर को ऑथेंटिकेशन ऑफ आधार नंबर फॉर ग्रांट ऑफ रजिस्ट्रेशन। मतलब रजिस्ट्रेशन तो तभी दिया जाएगा जब आपके पास आधार नंबर होगा, आधार नंबर इज मस्ट। कुछ एक्सेप्शन है, एक दो, वो अपन जब आएगा सेक्शन 25 में बता दूंगा। अभी फिलहाल ये याद करो, एप्लीकेंट पप्पू जी क्या करेंगे? टेम्पररी टीआरएन जो एप्लीकेंट को जनरेट हुआ था, कम्युनिकेट हुआ था जब आपने पार्ट ए के अंदर एप्लीकेशन सबमिट कर दी थी, और जो एप्लीकेशन के अंदर जो बेसिक डिटेल्स थी जब वो वेरीफाइड हो गई, वेरीफाइड होने के बाद आपको टीआरएन नंबर मिल गया। तो ये एप्लीकेंट पप्पू जी क्या करेगा? टीआरएन नंबर को यूज करते हुए पार्ट बी के अंदर फाइनल एप्लीकेशन सबमिट करेगा। एंड जो उसका आधार नंबर है, उस आधार नंबर को भी क्या किया जाएगा? ऑथेंटिकेट किया जाएगा। सर ये जो पार्ट बी में जो आपको फॉर्म GST REG 01 की जो एप्लीकेशन फाइनली सबमिट करनी है, ऑब्वियसली कहाँ फाइल होगी? बताओ कहाँ फाइल होगी, जल्दी बोलो। चिन्मय ट्यूटोरियल्स में फाइल होगी। सर चिन्मय ट्यूटोरियल कहाँ से आगे? चिन्मय ट्यूटोरियल्स सर GST कॉमन पोर्टल के अंदर आपको फाइल करनी पड़ेगी, gst.gov.in वेबसाइट के ऊपर। ये आपको क्या करना पड़ेगा? टेम्पररी रेफरेंस नंबर को यूज करते हुए फाइनल एप्लीकेशन आप सबमिट कर दो, पार्ट बी ऑफ द फॉर्म GST REG 01। सर मजा आ रहा है बहुत। सर ऐसा कुछ याद आ रहा है कि आपने जब रूल नंबर 8 अभी स्टार्टिंग में बताया, तो रूल नंबर 8 में आपने एनआरटीपी को मना किया था, आपने एनआरटीपी को मना किया था, आपने सेक्शन 51 वाले को मना किया था, TDS वाले को, सेक्शन 52 के अंदर TCS वाले को मना किया था, एंड वो क्या था? OIDRS। इसका मतलब CTP को भी यही प्रोविजन अप्लाई करने पड़ेंगे। इसका मतलब ये हुआ कि CTP भी पहले पार्ट ए फाइल करेगा, पार्ट बी फाइल करेगा, तभी इन्होंने बोला भैया सुनो, तुम आए हैदराबाद से जयपुर के अंदर फुर 7 दिन बाद,
तो ये कंसेप्ट हमने पहले ही पढ़ लिया था कि तुम्हारे ऊपर विद इन 30 डेज के अंदर रजिस्ट्रेशन की रिक्वायरमेंट नहीं आती। जो कैजुअल टैक्सेबल पर्सन उन्हें बिजनेस कमेंस करने से 5 डेज प्रायर उन्हें रजिस्ट्रेशन करवाना पड़ेगा। ये तो हम सेक्शन 25 सब सेक्शन 1 में पहले ही पढ़ चुके हैं। यहाँ पे हमने ये पॉइंट और ऐड किया कि उन्होंने रजिस्ट्रेशन करवा लिया। रजिस्ट्रेशन करवा के तेरे को क्या मिला? क्योंकि उसने रजिस्ट्रेशन कराया, राइट। 7 दिन के लिए हैदराबाद का अलावा कंपनी जयपुर में आया, मुंबई वाली कंपनी जयपुर में आई, 7 दिन के अंदर उन्होंने सप्लाई किए और चले गए हैदराबाद। अब कर ले, रजिस्टर्ड हूं, क्या कर लेगा? क्या ऐसा हो सकता है? सर मे बी और मे नॉट बी। तो अब सिंपल सा पॉइंट ये आता है कि क्या किया जाए। यदि वो मुंबई की कंपनी, यदि वो हैदराबाद की कंपनी, यदि वो मुंबई की कंपनी, हैदराबाद की कंपनी जयपुर आती है 7 डेज के अंदर, आपने रजिस्ट्रेशन तो पहले ही करा लिया, रजिस्ट्रेशन के बाद ही आप बिजनेस करोगे, लेकिन यदि टैक्स नहीं पे किया तो मेन इंपॉर्टेंट तो पैसा है भैया। तो हमने बना दिया प्रोविजन। सुनो 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 सीटीपी जी सुनो। इफ सीटीपी कैजुअल टैक्सेबल पर्सन, यदि कैजुअल टैक्सेबल पर्सन है, डिपॉजिट एस्टिमेटेड टैक्स अलोंग विद द एप्लीकेशन। भैया तू जब एप्लीकेशन देगा ना रजिस्ट्रेशन की, उस एप्लीकेशन के साथ ही पैसा जमा करा देना, क्योंकि तुम थे रे परदेसी, परदेसी नहीं पर स्टेट वाले, तुम कब फुर फुर हो जाएगा। तुम ठहरे मुंबई वाले, तुम ठहरे दिल्ली वाले, तुम ठहरे कोलकाता वाले, तुम कब चले जाएगा, कैसे पता चलेगा? तो पहले पैसा जमा करा। तुम 7 दिन के लिए आया है तो पहले पैसा जमा करा दे। सर मैं पैसा कैसे जमा करा दूं? तो हमने क्या वर्ड यूज किया? एस्टिमेटेड टैक्स लायबिलिटी। मीन्स 7 दिन के अंदर जो आप सप्लाईज करेगा, जितना माल लेके आएगा, तो उसका एक आइडिया है कि जितना माल लाया उतना ही बिकेगा। तो उसके हिसाब से जितना भी आपका एस्टिमेटेड टैक्स बनता है वो आपको एप्लीकेशन के साथ ही जमा कराना पड़ेगा। अब तुम फुल हो जाओ, कोई टेंशन नहीं। इसके रिगार्डिंग यदि किसी के दिमाग में कोई डाउट आता है, सर ज़्यादा पे कर दिया तो कम पे कर दिया तो, अभी बात नहीं करेंगे, क्योंकि मेन टारगेट सीटीपी नहीं है, भटकेंगे नहीं। क्योंकि मेन टारगेट तो क्या था? रजिस्ट्रेशन का प्रोसीजर क्या एप्लीकेबल होगा, तो उस पर ज़्यादा फोकस करना है। तो रजिस्ट्रेशन की प्रोसेस के अंदर हमें समझ में आ रहा है कि जो हमारे पप्पू जी हैं, जो हमारे एप्लीकेंट है, ये एप्लीकेंट टेम्प्रोरी रेफरेंस नंबर को यूज करते हुए उन्होंने पार्ट बी फॉर्म जीएसटी REC 01 के अंदर एप्लीकेशन दे दी। और यदि वो कैजुअल टैक्सेबल पर्सन हुआ, सर यहाँ पे एनआरटीपी भी बात क्यों नहीं की? क्योंकि एनआरटीपी के ऊपर रूल नंबर 8, रूल नंबर 9 अप्लाई नहीं होता, रूल नंबर 8 अप्लाई नहीं होता, अदर देन लेकिन रूल नंबर 8 सीटीपी के ऊपर एप्लीकेबल होता है। इन्होंने इसलिए बोला कि जो कैजुअल टैक्सेबल पर्सन यदि फॉर्म नंबर जीएसटी REC 01 के अंदर पहले पार्ट ए के अंदर एप्लीकेशन देगा, बेसिक डिटेल्स को वेरीफाई करेगा, बेसिक डिटेल्स अब वेरीफाई हो जाएगी तो पार्ट बी के अंदर मेन एप्लीकेशन फाइल करेगा। एप्लीकेशन फॉर रजिस्ट्रेशन के साथ ही उसे क्या करना पड़ेगा? जितना भी उसका एस्टिमेटेड टैक्स बनता है पूरा टैक्स जमा कराना पड़ेगा। समझ में आ गया? ठीक है, तो ये एप्लीकेशन है। एप्लीकेशन ऑफ फॉर्म याद हो गया बेटा, फॉर्म पार्ट बी ऑफ द फॉर्म जीएसटी REC 01। आपने क्या किया? gst.gov.in जीएसटी कॉमन पोर्टल पे आपने ये डायरेक्टली या जो भी कमिश्नर के द्वारा जो नोटिफाइड सेंटर्स हैं उनके थ्रू आपने क्या किया? ये एप्लीकेशन फाइल कर दी है। अब क्या होगा? मैंने जब एप्लीकेशन दे दी जीएसटी कॉमन पोर्टल पे, तो कोई ना कोई मेरे पास एविडेंस तो होना चाहिए कि मैंने एप्लीकेशन दी है। तो बदले में जीएसटी कॉमन पोर्टल क्या करता है? इलेक्ट्रॉनिकली आपको क्या करता है? एक्नॉलेजमेंट दे देता है, एक रिसिप्ट देता है कि आपने एप्लीकेशन दे दी, एप्लीकेंट ने एप्लीकेशन दी। उस एप्लीकेशन के बदले जीएसटी कॉमन पोर्टल क्या करेगा? आपको एक एक्नॉलेजमेंट देगा। क्या देगा? एक्नॉलेजमेंट। एक्नॉलेजमेंट का मतलब क्या हुआ? आपको ये रिसिप्ट मिलेगी, किसको मिलेगी? पप्पू जी एप्लीकेंट को मिलेगी। जब 01 के अंदर मैंने एप्लीकेशन दी थी तो मुझे एक्नॉलेजमेंट किस में मिलेगा? 02 के अंदर मिलेगा। किसके अंदर मिलेगा? 02 में। यहां से समझ में आ गया, ये अपना कंप्लीट हो गया रूल नंबर 8। ये हमारा रूल नंबर 8 कंप्लीट हुआ। रूल नंबर 8 के अंदर जो दिया हुआ है वो एप्लीकेशन फॉर रजिस्ट्रेशन है। सर लेकिन रजिस्ट्रेशन हुआ नहीं है, एप्लीकेशन वाला जो प्रोविजन था वो रूल नंबर 8 के अंदर कंप्लीट हो गया। इसका मतलब ये एप्लीकेशन कहाँ चली गई? जीएसटी कॉमन पोर्टल पे फाइनली फाइल हो गई है और उसके बदले एप्लीकेंट को क्या मिल गया? एक्नॉलेजमेंट मिल चुका है जीएसटी REC 02 में। अब क्या? सर ये एप्लीकेशन कहां पड़ी है? ये एप्लीकेशन चिन्मय ट्यूटोरियल्स
कहाँ से आ गया? ये एप्लीकेशन जीएसटी कॉमन पोर्टल है ना? यस। तो ये एप्लीकेशन आपने जीएसटी कॉमन पोर्टल में फाइल की थी। तो जीएसटी कॉमन पोर्टल क्या करता है, जो भी रेलिवेंट प्रॉपर ऑफिसर है उसको दे देता है, फॉरवर्ड कर देता है कि प्रॉपर ऑफिसर, ओ प्रॉपर ऑफिसर अब तुम एग्जामिन करो। तो अब यहां से स्टार्ट होता है कि ये जीएसटी डिपार्टमेंट क्या करेगा, रूल नंबर 9 मीन्स रूल नंबर 8 के अंदर एप्लीकेंट पप्पू जी ने अपनी एप्लीकेशन जीएसटी कॉमन पोर्टल पे दे दी है, सबमिट कर दी है, और उसके बदले पप्पू जी एप्लीकेंट को मिल चुका है एक्नॉलेजमेंट इन द फॉर्म नंबर जीएसटी आरईजी 02 के अंदर। अब रूल नंबर 9 क्या कहता है, वेरिफिकेशन ऑफ द एप्लीकेशन एंड अप्रूवल मींस अब आपको आरसी मिल जाएगा, रजिस्ट्रेशन मिल जाएगा, डिपेंडिंग अपॉन की प्रॉपर ऑफिसर की क्या ओपिनियन है, प्रॉपर ऑफिसर क्या करता है। तो यहां से रोल स्टार्ट होता है। ये जीएसटी डिपार्टमेंट किसकी बात हो रही है, ये जीएसटी डिपार्टमेंट क्या करेगा, ये जीएसटी डिपार्टमेंट मतलब प्रॉपर ऑफिसर क्या है कि मतलब आपको रजिस्ट्रेशन देगा नहीं देगा। अब देखते हैं, अब समझ में आ रहा है सर? बहुत समझ में आ रहा है, आई लव्ड इट। जीएसटी पढ़ने में मजा बहुत आता है। जीएसटी कॉमन पोर्टल क्या करता है, जीएसटी कॉमन पोर्टल gst.gov.in की जो ये वेबसाइट है, ये जीएसटी जो कॉमन पोर्टल है, ये क्या करता है, एप्लीकेशन शैल बी फॉरवर्डेड टू द प्रॉपर ऑफिसर मींस एप्लीकेशन प्रॉपर ऑफिसर को दे दी, एप्लीकेशन प्रॉपर ऑफिसर के पास आ गई है। अब प्रॉपर ऑफिसर क्या करेगा, 2 से 3 महीने के अंदर, 1 साल के अंदर, 4 साल के अंदर, 5 साल के अंदर, 15 साल के अंदर कभी भी एप्लीकेशन को एग्जामिन करेगा, चाटा पड़ेगा। जब लो नया बना रहे हैं 2017 के अंदर, तो हम गंदी गंदी हरकतें थोड़ी करेंगे कि आप रजिस्ट्रेशन के लिए अप्लाई करो, 15 साल के अंदर आपको रजिस्ट्रेशन मिल जाएगा, यदि 15 साल में नहीं मिला तो ठीक है 25 साल में मिल जाएगा, 25 साल में नहीं तो आपको 40 साल में तो रजिस्ट्रेशन दे देंगे। सर क्या मजाक करते हो? सर टाइम बाउंड करो ना, फास्ट करो ना। और आपने मार्केट में सुना भी होगा, मेरे पास आ जाओ, मैं आपको जीएसटी रजिस्ट्रेशन 3 वर्किंग डेज में दे दूंगा। आपने बहुत जगह सुना होगा कि 3 वर्किंग डेज के अंदर मेरे को अप्लाई करो, 3 वर्किंग डेज के अंदर अपना आरसी ले लो, 3 वर्किंग डेज के अंदर अपना आरसी ले लो। ये 3 वर्किंग डेज जो मार्केट में बहुत ज़्यादा पॉपुलर है, वो यहीं से बना है, रूल नंबर 9 से। इसका मतलब जो पूरी प्रोसेस है, ओ प्रॉपर ऑफिसर सुनो भैया, ओ भैया जी तो सुनो, यू आर टाइम बाउंड। ऐसा नहीं है दिल चाहता है, दिल नहीं चाहता है भैया, आपको जितनी भी वर्किंग करनी है टाइम पीरियड के अंदर करनी होगी। बहुत इंटरेस्टिंग है सर। यदि प्रॉपर ऑफिसर डिले कर दे तो हमने एक रूल नंबर 9 सब रूल नंबर 5 लास्ट में रखा है, यदि प्रॉपर ऑफिसर यदि आपको रजिस्ट्रेशन टाइम पीरियड के अंदर नहीं देता तो ये माना जाएगा कि आपको रजिस्ट्रेशन दे दिया है। बड़ा मजा आने वाला है रूल नंबर 9 में। स्टार्ट करते हैं रूल नंबर 9 को। हमें ये समझ में आ गया कि एप्लीकेशन कहाँ चली गई है, ये एप्लीकेशन जीएसटी कॉमन पोर्टल ने फॉरवर्ड कर दी है प्रॉपर ऑफिसर को, ठीक है। प्रॉपर ऑफिसर मतलब जीएसटी ऑफिसर। तो जो भी जीएसटी ऑफिसर है, जो भी रेलिवेंट ऑफिसर है, उसे अपन बोलते हैं पीओ, प्रॉपर ऑफिसर, जीएसटी ऑफिसर, जीएसटी डिपार्टमेंट का बंदा। ये क्या करेंगे, इनको क्या करना है, एप्लीकेशन एग्जामिन करनी है। तो प्रॉपर ऑफिसर क्या करेगा, एप्लीकेशन को एग्जामिन करेगा और एप्लीकेशन के साथ जो भी डॉक्यूमेंट्स दिए उनको भी एग्जामिन करेगा। कितने टाइम पीरियड के अंदर, विदिन 3 वर्किंग डेज फ्रॉम द डेट ऑफ द सबमिशन ऑफ एप्लीकेशन। एप्लीकेशन किसने सबमिट की थी, पार्ट बी ऑफ द फॉर्म जीएसटी आरईजी 01। जब आपने ये सबमिट किया, उस सबमिट करने के 3 वर्किंग डेज के अंदर, क्योंकि ये सब ऑनलाइन है तो हमें लग रहा होगा इसमें टाइम लगता है भैया, फाइल सबमिट की जीएसटी कॉमन पोर्टल में, जीएसटी कॉमन पोर्टल ने क्या किया, प्रॉपर ऑफिसर को फॉरवर्ड कर दिया। ऑनलाइन वर्किंग है, ऑनलाइन वर्किंग में यही तो होता है, डिले नहीं होता यहाँ पे। तो यहाँ पे एप्लीकेंट ने एप्लीकेशन जीएसटी कॉमन पोर्टल में फाइल की थी, एंड देन जीएसटी कॉमन पोर्टल इमीडिएटली क्या करता है, एक एक्नॉलेजमेंट दे देता है, एक्नॉलेजमेंट गया एप्लीकेंट के पास, एंड देन एप्लीकेशन फॉरवर्ड हो गई प्रॉपर ऑफिसर के पास। प्रॉपर ऑफिसर को क्या करना होता है, 3 वर्किंग डेज के अंदर एग्जामिन करना होता है। यदि आरसी दे सकते हो तो 3 वर्किंग डेज के अंदर एग्जामिन करके आरसी दे दो। तो प्रॉपर ऑफिसर यदि 3 वर्किंग डेज के अंदर आरसी तभी देगा जब उसे लगेगा कि एप्लीकेशन, तुम्हें बताना है बेटा, देखो सुनो बात, ये एज्यूम कर लो कि तुम प्रॉपर ऑफिसर हो और तुम्हें कोई एप्लीकेशन दी गई है और तुम्हें लगता है कि एप्लीकेशन बिल्कुल ऑर्डर में, बिल्कुल परफेक्ट है, सारे डॉक्यूमेंट्स अटैच्ड है और सारी इंफॉर्मेशन मेंशन है, कोई प्रॉब्लम नहीं है। तो प्रॉपर ऑफिसर क्या करेगा सर, एप्लीकेशन की आरती उतारेगा। कुछ भी, मैंने क्या बोला, पढ़ाई बहुत इजी है यदि आप कॉमन सेंस भी लगाते रहो। माइंड में ये मत रखो जीएसटी पढ़ने बहुत टफ है, जीएसटी बहुत इजी है। जब भी आपको पढ़ाई करनी है, कॉमन सेंस अप्लाई करना है, कुछ चीज़ें आपको याद करनी होती है, आपको और पॉइंट कभी भी याद करने की जरूरत नहीं है। 70% कॉमन सेंस होता है, ओनली 30% जो चीज़ें हैं वो आपको लर्न करनी, लाइक
कौन सा फॉर्म नंबर होगा, कौन कितने दिनों में होगा, बाकी चीज़ें कॉमन सेंस है। ये जो सीक्वेंस है ना, ये लॉजिकल है, या आप अपने मन से बना भी सकते हो, क्योंकि जो एप्लीकेशन दी गई है, यदि वो एप्लीकेशन क्या होगी, फाउंड इन ऑर्डर। इफ एप्लीकेशन फाउंड इन ऑर्डर, यदि एप्लीकेशन बिल्कुल परफेक्ट है, मतलब किसने एप्लीकेशन दी थी बेटा, एप्लीकेंट ने जीएसटी कॉमन पोर्टल पे दी, जीएसटी कॉमन पोर्टल ने प्रॉपर ऑफिसर को दिया, तो प्रॉपर ऑफिसर को 3 वर्किंग डेज के अंदर वो एग्जामिन करेगा। 3 वर्किंग डेज के अंदर उसे लगता है कि ये एप्लीकेशन बिल्कुल सही है, फाउंड इन ऑर्डर, तो देन क्या करेगा वो, एप्लीकेंट को प्रॉपर ऑफिसर ग्रांट आरसी। आरसी क्या है, आरसी का मतलब है रजिस्ट्रेशन सर्टिफिकेट। इन द फॉर्म जीएसटी REG 06। कुछ बच्चों के दिमाग में आ रहा होगा सर 06 की जगह सर 03 आना चाहिए था। उसका रीज़न ये है कि यदि एप्लीकेशन प्रॉपर नहीं हुई तो कुछ होगा ना, तो वहाँ पे फॉर्म अटक गए, इसलिए जो आपको आरसी मिलता है ना वो 06 में मिलता है। ये तो बोलने की ज़रूरत ही नहीं है, फॉर्म नंबर होगा, जीएसटी होगा, REG रजिस्ट्रेशन का REG होगा, तो आपको ये याद करना है कि जो भी रजिस्ट्रेशन सर्टिफिकेट मिलेगा वो आपको 06 में मिलेगा। सर ये रजिस्ट्रेशन सर्टिफिकेट 3 दिनों में मिलेगा, 3 वर्किंग डेज। तो इसका मतलब ये जो पूरी प्रोसीजर है ना, ये पूरी प्रोसीजर जो है वो आपको 3 वर्किंग डेज में करनी है। बड़े ध्यान से देखना बेटा। मींस एप्लीकेंट ने तो क्या किया, एप्लीकेशन दे दी जीएसटी कॉमन पोर्टल पे। नाउ जीएसटी कॉमन पोर्टल क्या करता है, फॉरवर्ड कर देता है प्रॉपर ऑफिसर को। ये सब ऑनलाइन है, इलेक्ट्रॉनिकल है, और इलेक्ट्रॉनिकल होने की वजह से टाइम कंज्यूमिंग नहीं है, बहुत ईजी वर्किंग है। जीएसटी कॉमन पोर्टल ने प्रॉपर ऑफिसर को फॉरवर्ड किया, प्रॉपर ऑफिसर ने एग्जामिन किया, तो एग्जामिन भी 3 वर्किंग डेज के अंदर करना पड़ेगा। और यदि एप्लीकेशन प्रॉपर होगी, एक्यूरेट होगी, करेक्ट होगी, और यदि आपको लगे कि बिल्कुल कंप्लीट एप्लीकेशन है, आपको कोई फर्दर इन्फॉर्मेशन नहीं चाहिए, कोई फर्दर डॉक्यूमेंट्स की रिक्वायरमेंट नहीं है, तो देन ये प्रॉपर ऑफिसर क्या करेगा, 3 वर्किंग डेज में, ये पूरा वर्किंग 3 वर्किंग डेज में ही है, तो 3 वर्किंग डेज में एग्जामिन करना, और 3 वर्किंग डेज में ही फ्रॉम द डेट ऑफ सबमिशन ऑफ एप्लीकेशन प्रॉपर ऑफिसर ग्रांट द रजिस्ट्रेशन सर्टिफिकेट इन द फॉर्म GST REG 06 टू द एप्लीकेंट। किसको दे देगा, ये तो इंप्लाइड है, टू एप्लीकेंट, टू एप्लीकेंट। ओके, ये पार्ट समझ में आ गया। दूसरा पार्ट तो अपने आप ही बन रहा होगा। क्या आवाज आ रही है बेटा, तुम बोलो, मुझे तुम्हारा इन्वॉल्वमेंट चाहिए। क्या सर, यदि एप्लीकेशन कंप्लीट नहीं है, इफ एप्लीकेशन प्रॉपर ऑफिसर एग्जामिन करता है, और जैसे प्रॉपर ऑफिसर ने एग्जामिन दी, बोला ये इन्फॉर्मेशन कम है, ये क्लैरिफिकेशन चाहिए, तो ये एप्लीकेशन नॉट फाउंड इन ऑर्डर, और यदि एप्लीकेशन यदि ऑर्डर में नहीं है, यदि कंप्लीट नहीं है, यदि प्रॉपर नहीं है, तो देन सर ऐसे रुक क्या किया, बनाने में टाइम लगता है ना प्रोविजन। तुम भी ट्राई करो ना, क्या होना चाहिए। तुम मान लो तुम पप्पू जी है, तुम एप्लीकेंट है जी, तुमने अपनी एप्लीकेशन दी थी, तुमने अपनी ईमानदारी से सारा डेटा दे दिया, अपनी इन्फॉर्मेशन दे दी, तो ये जीएसटी कॉमन पोर्टल फाइल किया, जीएसटी कॉमन पोर्टल ने क्या किया, प्रॉपर ऑफिसर को सबमिट कर दिया। प्रॉपर ऑफिसर बोलता है भैया ये इन्फॉर्मेशन तो है ही नहीं, ये डेटा तो आपका है ही नहीं, ऐसा प्रॉपर ऑफिसर को लगता है, और उसने डायरेक्टली एप्लीकेशन रिजेक्ट कर दी। और तुम एप्लीकेंट है, तुम क्या बोलेगा, एक बार मौका तो दो ना भैया, एक बार मौका दो ना, आपको क्या इन्फॉर्मेशन चाहिए भैया, आपको क्या इन्फॉर्मेशन चाहिए, कुछ इन्फॉर्मेशन चाहिए तो पहले मांगो ना, डायरेक्टली एप्लीकेशन कैसे रिजेक्ट करते हो यार, क्या प्रॉब्लम है आपको, कुछ चाहिए तो बताओ ना, डायरेक्टली क्या एप्लीकेशन रिजेक्ट करते हो। बात समझ में आ रही है। जैसे आप इन्वॉल्व होगा तो प्रोविजन बनेगा। यदि किसी को नहीं समझ में आ रहा, टेंशन नहीं लेने का, रट्टा मार लेने जो बचपन से करना है, लेकिन थोड़ा सा कॉमन सेंस लगाओ, क्योंकि ये जो एप्लीकेंट है अपनी तरफ से पूरी इंफॉर्मेशन दे रहा है, लेकिन प्रॉपर ऑफिसर की ओपिनियन है कि मुझे लगता है कि थोड़ी सी और इंफॉर्मेशन चाहिए, तो भैया तुम डायरेक्टली एप्लीकेशन क्यों रिजेक्ट कर रहा है। यदि इंफॉर्मेशन चाहिए तो इंफॉर्मेशन मांग ना, तो मांग रहा हूं ना, बात समझ में आई ना। तो यहां पे डायरेक्टली प्रॉब्लम क्या थी, प्रॉब्लम ये है ना कि कुछ चाहिए तो मांग ना, डायरेक्टली एप्लीकेशन क्यों रिजेक्ट करनी है, क्यों एप्लीकेशन रिजेक्ट करनी है। बात समझ में आ रही है सब, बिल्कुल समझ में आ रहा है सब, बहुत ही मजा आ रहा है। तो ये प्रॉपर ऑफिसर क्या करेगा, बड़े ध्यान से देखना, ये प्रॉपर ऑफिसर जीएसटी डिपार्टमेंट, क्योंकि प्रॉब्लम किसको है, प्रॉपर ऑफिसर को ही तो ही। जब प्रॉपर ऑफिसर ने एप्लीकेशन को एग्जामिन किया, उसे लगा कि एप्लीकेशन के अंदर ये इन्फॉर्मेशन मिसिंग है, ये डेटा मिसिंग है, उसे कोई क्लैरिफिकेशन चाहिए, तो डायरेक्टली एप्लीकेशन रिजेक्ट नहीं करेगा, इन्फॉर्मेशन मांगेगा। तो मांगेगा कैसे, ऐसे
प्रॉपर ऑफिसर, हेलो एप्लीकेंट जी, मुझे ये डेटा दे दो, मुझे ये इन्फॉर्मेशन चाहिए। सर कैसी बातें करते हो सर, डिपार्टमेंट के काम कभी ओरल कम्युनिकेशन पे नहीं होते, वो राइटिंग में होते हैं। तो इसका मतलब ये हुआ कि ये प्रॉपर ऑफिसर एप्लीकेंट को, ये प्रॉपर ऑफिसर एप्लीकेंट को राइटिंग में क्या करेगा, एक नोटिस देगा। तो 02 में एक्नॉलेजमेंट मिल गया था, तो 03 के अंदर ये प्रॉपर ऑफिसर क्या करेगा, एक नोटिस देगा एप्लीकेंट पप्पू जी को। किस बात का, मुझे इंफॉर्मेशन चाहिए, मुझे डॉक्यूमेंट्स चाहिए, मुझे क्लेरिफिकेशन चाहिए। समझ में आ रहा है सर, बहुत मजा आ रहा है। बड़े ध्यान से देखो कि यदि ये एप्लीकेशन जो फाइल की गई थी, यदि प्रॉपर ऑफिसर जब 3 वर्किंग डेज के अंदर एग्जामिन करता है और 3 वर्किंग डेज के अंदर यदि प्रॉपर ऑफिसर को लगता है कि ये एप्लीकेशन प्रॉपर नहीं है, तो या तो 3 वर्किंग डेज के अंदर यदि एप्लीकेशन प्रॉपर लगती है, बात सुनना, 3 वर्किंग डेज के अंदर यदि एप्लीकेशन कंप्लीट है, प्रॉपर है, तो 3 वर्किंग डेज के अंदर आरसी दे दो, चुप मत रहो, 3 वर्किंग डेज के अंदर आरसी दे दो। या 3 वर्किंग डेज में ही यदि आपको लगता है कि एप्लीकेशन प्रॉपर नहीं है, एप्लीकेशन एक्यूरेट नहीं है, तो प्रॉपर ऑफिसर 3 वर्किंग डेज में ही, 3 वर्किंग डेज में बोलेगा भैया मैं आपको आरसी दे नहीं सकता क्योंकि ये इन्फॉर्मेशन मिसिंग है। तो 3 वर्किंग डेज में ही प्रॉपर ऑफिसर क्या करेगा, नोटिस देगा फॉर्म GST REG 03 में फॉर सीकिंग, डिमांड करने के लिए क्या मांगेगा, क्लेरिफिकेशंस, इंफॉर्मेशंस, डॉक्यूमेंट्स फ्रॉम द पप्पू जी, दैट इज अ एप्लीकेंट जी। चल बहुत मजा आ रहा है, चलो आगे बढ़ते हैं। यहां तक तो मुझे उम्मीद है कि पूरा समझ में भी आ गया होगा, याद भी हो गया होगा। कहानी कहां पे अटक गई है, कहानी यहां पे अटक गई कि प्रॉपर ऑफिसर ने तो क्या किया था, नोटिस दे दिया था। तो प्रॉपर ऑफिसर ने नोटिस दे दिया, अब ये कौन है, एप्लीकेंट है। बड़े ध्यान से देखना, मजा आ रहा है बहुत। तो ये जो एप्लीकेंट है ना, इससे बोला भैया आपको इन्फॉर्मेशन चाहिए, तो वो देखेगा, नोटिस पढ़ेगा, ओके ये इन्फॉर्मेशन चाहिए, ये इन्फॉर्मेशन चाहिए, ये इन्फॉर्मेशन चाहिए। किसकी बात करो, पप्पू जी की। तो अब किसको करना है, पप्पू जी। तो अब ये पप्पू जी से इन्फॉर्मेशन मांगी है, तो अंदर से कुछ आवाज आ रही है सर, बिल्कुल आ रही है सर। ये इन्फॉर्मेशन देगा, किसको देगा, प्रॉपर ऑफिसर को देगा। एप्लीकेंट से बोला भैया ये इन्फॉर्मेशन दे देना, तो इन्फॉर्मेशन देना। सर नहीं दे तो आगे बढ़ेंगे ना बात। मीन्स ये जो पप्पू जी है एप्लीकेंट जी, तो इस एप्लीकेंट जी से रूल नंबर 9 पूरा कंप्लीट नहीं हुआ, क्योंकि अभी पप्पू जी से क्या किया है, क्या किया है सर, इंफॉर्मेशन, डॉक्यूमेंट्स और क्लेरिफिकेशन डिमांड की है। तो इन पप्पू जी को क्या करना है, पप्पू जी एप्लीकेंट जी तुम क्या करेगा, या तो इन्फॉर्मेशन दे दूंगा या इन्फॉर्मेशन नहीं दे पाऊंगा, भूल गया मैं। इंप्लाइड है, बहुत इजी है। कभी कभी तो ऐसे लगता है कि हम पढ़ नहीं रहे हैं, हम तो प्रोविजंस बनाने लग गए। बट थोड़ा सा टाइम पीरियड वाला प्रॉब्लम होता है, वो अपन अपने मन से नहीं बना सकते, टाइम पीरियड आपको याद करना पड़ता है। लेकिन जो सीक्वेंस है, वो सीक्वेंस अंदर से आवाज आती है और बिल्कुल सही आवाज आने लग गई। क्या बात है, आई लव GST। समझना बात, ये आपको याद करना पड़ेगा, ये अंदर से आवाज नहीं आएगी। लॉ मेकर ने टाइम पीरियड दिया है विद इन 7 वर्किंग डेज, ये समझ में आ गया होगा। ये 7 वर्किंग डेज मतलब ये इधर, ये प्रॉपर ऑफिसर ने एप्लीकेंट को नोटिस दिया था। तो प्रॉपर ऑफिसर ने एप्लीकेंट को जब नोटिस दिया, तो अब एप्लीकेंट पप्पू जी 7 वर्किंग डेज के अंदर जब नोटिस रिसिप्ट हुआ, या तो इंफॉर्मेशन दे देगा, रिप्लाई दे देगा, या रिप्लाई नहीं देगा, या तो रिप्लाई दे देगा या रिप्लाई नहीं दिया। पहला केस अपन ने क्या लिया, 2 केसेस होंगे। पहला केस अपन ने क्या ले लिया कि रिप्लाई नहीं दिया, बदतमीज, नालायक। नहीं मैंने नहीं बोला ऐसा, या प्रॉपर ऑफिसर आपको बोला है भैया मुझे इंफॉर्मेशन चाहिए, नहीं दे रहा मैं तो। मतलब हमने टाइम पीरियड दिया था कि 7 वर्किंग डेज के अंदर ये इन्फॉर्मेशन, क्लेरिफिकेशन, डॉक्यूमेंट्स दे देना, लेकिन एप्लीकेंट बोला मैं तो भूल गया, मुझे याद नहीं रहा, मैं तो नहीं दूंगा। तो प्रॉपर ऑफिसर क्या करेगा, वाह कितना प्यारा है, अबे नालायक, मुझे रजिस्ट्रेशन करने के लिए इन्फॉर्मेशन चाहिए थी। प्रॉपर ऑफिसर बोलता है मुझे इन्फॉर्मेशन चाहिए थी, एप्लीकेंट को बोला 7 वर्किंग डेज के अंदर ये इन्फॉर्मेशन दे दे। लेकिन यदि एप्लीकेंट पप्पू जी ने यदि 7 वर्किंग डेज के अंदर, यदि एप्लीकेंट पप्पू जी ने यदि 7 वर्किंग डेज के अंदर यदि इन्फॉर्मेशन, क्लेरिफिकेशन, डॉक्यूमेंट्स यदि फर्निश नहीं किए, मैं तुमसे पूछ रहा हूं इसलिए रुका हुआ हूं, क्या होगा बताओ ना। क्या बात है, बिल्कुल सही बोल रहे हो, बिल्कुल सही बोल रहे हो भैया। मैं तुमसे इंफॉर्मेशन मांग रहा हूं, तुम मना कर रहा है, तो क्या करूंगा, डायरेक्टली तुम्हारी एप्लीकेशन रिजेक्ट होगी ना।
और ये जो इन्फॉर्मेशन देनी होती थी ये, क्योंकि इन्फॉर्मेशन मांगी जाती है नोटिस में 03 के अंदर, उसका रिप्लाई आता है 4 के अंदर, और यदि आपने रिप्लाई नहीं दिया तो प्रॉपर ऑफिसर को जग मार के क्या करना पड़ेगा, आपके एप्लीकेशन को रिजेक्ट करना पड़ेगा 05 में। तो 05 के अंदर वो क्या करेगा, आपकी एप्लीकेशन प्रॉपर ऑफिसर रिजेक्ट कर देगा। आई लव इट। ये अपने आप था। सेकेंड केस, दो बातें, या तो ये होगा या ये होगा। और 7 वर्किंग डेज के अंदर या तो इन्फॉर्मेशन फर्निश कर दो या इन्फॉर्मेशन फर्निश ना करो। तो यदि 7 वर्किंग डेज के अंदर, ये पप्पू जी हमारे एप्लीकेंट जी, तो यदि 7 वर्किंग डेज के अंदर पप्पू जी एप्लीकेंट जी ने यदि इन्फॉर्मेशन फर्निश नहीं की तो प्रॉपर ऑफिसर ने एप्लीकेशन को रिजेक्ट कर दिया। लेकिन यदि, अभी तो कहानी खत्म नहीं हुई, अभी तो बना रहे हम, और टाइम पीरियड को छोड़ के सीक्वेंस अपने आप बनती है। यदि पप्पू जी ने क्या किया, प्रॉपर ऑफिसर ने नोटिस दिया था, नोटिस कितने टाइम पीरियड के अंदर दिया था, 3 वर्किंग डेज में करना था। तो 3 वर्किंग डेज के अंदर या तो आपको RC मिल जाएगा, या 3 वर्किंग डेज के अंदर प्रॉपर ऑफिसर आपको क्या करेगा, नोटिस देगा। तो प्रॉपर ऑफिसर ने 3 वर्किंग डेज के अंदर एप्लीकेंट को नोटिस दे दिया, और नोटिस देके बोला कि 7 वर्किंग डेज के अंदर आपको क्या करना है, इन्फॉर्मेशन सबमिट करनी है। और यदि आपने 7 वर्किंग डेज के अंदर इन्फॉर्मेशन, क्लैरिफिकेशन और डॉक्यूमेंट फर्निश कर दिए, तुम्हारे दिमाग में कुछ अंदर से आवाज़ आ रही है, सर बिल्कुल आवाज़ आ रही है। सर हो सकता है कि पप्पू जी ने, प्रॉपर ऑफिसर जी ने जो इन्फॉर्मेशन मांगी थी एप्लीकेंट जी से, पप्पू जी से, तो पप्पू जी ने जब 7 वर्किंग डेज के अंदर इन्फॉर्मेशन दे दी, लेकिन वापस से क्या किया, इन्फॉर्मेशन प्रॉपर नहीं दी हो, कंप्लीट नहीं दी हो, मतलब अभी भी दिल एक ही मानता नहीं। मीन्स पप्पू जी रिप्लाई तो दे रहा है, जरूरी थोड़ी है कि वो रिप्लाई सेटिस्फैक्ट्री है। मतलब इसको आप चाहो तो ये बोल सकते हो इजी लैंग्वेज में, यदि आपको याद करना है, या तो रिप्लाई दिया जाएगा पप्पू जी के द्वारा, या तो रिप्लाई नहीं दिया या रिप्लाई दे दिया। तो यदि पप्पू जी ने एप्लीकेंट जी ने 7 वर्किंग डेज के अंदर जो नोटिस दिया था उस नोटिस का रिप्लाई दे दिया, तो रिप्लाई किया, दो बातें होगी, या तो प्रॉपर ऑफिसर सेटिस्फाइड होगा या प्रॉपर ऑफिसर सेटिस्फाइड नहीं होगा। लेकिन इसका भी एक टाइम पीरियड है, विद इन ए पीरियड ऑफ 7 वर्किंग डेज, क्योंकि प्रॉपर ऑफिसर भी बोलेगा भैया मुझे भी तो टाइम लगेगा ना, क्योंकि 7 वर्किंग डेज के अंदर पप्पू जी ने क्या क्या रिप्लाई दिया, रिप्लाई को देखना भी तो पड़ेगा ना, क्या रिप्लाई दिया, 7 वर्किंग डेज। सर याद नहीं हो रहा बेटा, याद तो हो गया ना, एप्लीकेंट है ना, एप्लीकेंट को 7 वर्किंग डेज के अंदर रिप्लाई देना पड़ता है। ये जो एप्लीकेंट है पप्पू जी, इस पप्पू जी को क्या करना पड़ता है, 7 वर्किंग डेज के अंदर रिप्लाई देना पड़ता है। तो 7 वर्किंग डेज के अंदर पप्पू क्या करेगा, रिप्लाई देगा। तो पप्पू ने क्या किया, 7 वर्किंग डेज के अंदर रिप्लाई दे दिया। रिप्लाई किसके पास आया, प्रॉपर ऑफिसर के पास। तो प्रॉपर ऑफिसर को क्या करना पड़ेगा, वो रिप्लाई देखेगा भी तो सही। जब रिप्लाई देखेगा तो उसको 7 वर्किंग डेज का टाइम पीरियड मिलेगा। 7 वर्किंग डेज के अंदर या तो सेटिस्फाइड होगा या सेटिस्फाइड नहीं होगा। यदि प्रॉपर ऑफिसर 7 वर्किंग डेज के अंदर जब भी इंफॉर्मेशन या रिप्लाई आया, तो रिप्लाई आने के 7 वर्किंग डेज के अंदर यदि प्रॉपर ऑफिसर सेटिस्फाई हो जाता है तो प्रॉपर ऑफिसर क्या करेगा, रजिस्ट्रेशन सर्टिफिकेट दे देगा। रजिस्ट्रेशन सर्टिफिकेट मिल जाएगा इन द फॉर्म नंबर GST REG 06 में। समझ में आया। लेकिन यदि 7 वर्किंग डेज के अंदर प्रॉपर ऑफिसर बोलता नहीं है, अभी भी दिल एक ही मानता नहीं, तो प्रॉपर ऑफिसर क्या करेगा, रिजेक्ट दी एप्लीकेशन। और एप्लीकेशन कौन से फॉर्म के अंदर रिजेक्ट होती है, ध्यान से देखना कौन से फॉर्म के अंदर रिजेक्ट होती है। जब भी एप्लीकेशन रिजेक्ट होगी तो डेट विल बी रिजेक्टेड इन द फॉर्म नंबर GST REG 05। समझ में आया। ये अपना पूरा कंप्लीट हो गया। सर यदि प्रॉपर ऑफिसर ने डिले किया, मुझे लग रहा है समझ में आ गया होगा, इसलिए हम आगे कंटिन्यू करते हैं। सर यदि प्रॉपर ऑफिसर के ऊपर आपने टाइम बाउंड बना दिया है, जैसे 7 वर्किंग डेज के अंदर प्रॉपर ऑफिसर सेटिस्फाई करके आपको RC दे, लेकिन यदि 7 वर्किंग डेज के अंदर यदि प्रॉपर ऑफिसर एप्लीकेशन रिजेक्ट भी नहीं करे और RC भी नहीं दे, तो आप क्या कर लोगे। और स्टार्टिंग में सर आपने एक बात की थी कि 3 वर्किंग डेज के अंदर, 3 वर्किंग डेज के अंदर, याद है 3 वर्किंग डेज हमने स्टार्टिंग में बात की थी। तो 3 वर्किंग डेज के अंदर क्या करना पड़ता है, एप्लीकेशन देनी पड़ती है। एप्लीकेशन नहीं, 3 वर्किंग डेज के अंदर RC मिल जाएगा यदि एप्लीकेशन प्रॉपर है तो। इसलिए रूल नंबर
9 सब रूल नंबर 5, पहले एक बार ये देख लेते हैं, ये बहुत ज़रूरी है। रूल नंबर 9 सब रूल नंबर 5, ये कंसेप्ट क्यों बनाया गया है? क्योंकि प्रॉपर ऑफिसर के ऊपर ऑब्लिगेशन थी, और यदि प्रॉपर ऑफिसर यदि फेल हो जाता है क्या करने के लिए, स्टार्टिंग में क्या था, जब भी एप्लीकेंट पप्पू जी ने एप्लीकेशन सबमिट की थी तो 3 वर्किंग डेज के अंदर उसे या तो आरसी देना था या नोटिस मांगना था, लेकिन प्रॉपर ऑफिसर ने कुछ किया ही नहीं। या तो आरसी दे दे या नोटिस दे, ना तो नोटिस दिया ना आरसी दिया, तो हम क्या मानेंगे? डीम टू बी ग्रांटेड। डीम टू बी ग्रांटेड मतलब आपको आरसी मिल जाएगा, ये मान लिया जाएगा। रूल नंबर 9 सब रूल नंबर 5 बहुत इंटरेस्टिंग है बेटा, मजा आता है पढ़ने में। हमने क्या बोला, समझो बात, वापस से एक बार देखना। रूल नंबर 9 के स्टार्टिंग में दिया हुआ था कि जब प्रॉपर ऑफिसर 3 वर्किंग डेज के अंदर जब एप्लीकेशन को एग्जामिन करता है तो 3 वर्किंग डेज के अंदर या तो आरसी दे दे, या 3 वर्किंग डेज के अंदर या तो आरसी दे दे, या 3 वर्किंग डेज के अंदर पप्पू जी से क्या करना है? नोटिस दे दो, नोटिस दे दो। लेकिन 3 वर्किंग डेज के अंदर ना तो आपने आरसी दिया ना आपने नोटिस दिया इन्फॉर्मेशन डिमांड करने के लिए, तो ये माना जाएगा कि आपने आरसी दे दिया है, कुछ तो करना पड़ेगा। यदि तुम कुछ नहीं करेगा, यदि प्रॉपर ऑफिसर 3 वर्किंग डेज के अंदर यदि कोई भी एक्शन नहीं लेता जब एप्लीकेशन सबमिट की गई, तो ये माना जाएगा डीम्ड रजिस्ट्रेशन, डीम्ड टू बी रजिस्टर्ड, डीम्ड टू बी रजिस्टर्ड, मतलब ये मान लिया जाएगा उसकी एप्लीकेशन अप्रूव्ड हो गई है, वो रजिस्टर्ड मान लिया जाएगा। अब ये पहले थोड़ी देर पहले पढ़ा कि प्रॉपर ऑफिसर ने नोटिस दे दिया था 3 वर्किंग डेज के अंदर, देन एप्लीकेंट नोटिस दे दिया, तो 7 वर्किंग डेज के अंदर पप्पू जी ने क्या किया? प्रॉपर ऑफिसर को रिप्लाई किया। देन प्रॉपर ऑफिसर जब रिप्लाई आता है तो रिप्लाई के, याद है रिप्लाई के प्रॉपर ऑफिसर को क्या करना पड़ता है? 7 वर्किंग डेज के अंदर या तो आरसी देना पड़ता है या एप्लीकेशन को रिजेक्ट करनी पड़ती है। लेकिन यदि प्रॉपर ऑफिसर ने 7 वर्किंग डेज के अंदर ना ही आरसी ग्रांट किया और ना ही एप्लीकेशन को रिजेक्ट किया, यदि तुम 7 वर्किंग डेज के अंदर कोई भी एक्शन नहीं लेता तो तुम्हारी लापरवाही नहीं चलेगी, ये माना जाएगा कि एप्लीकेंट को डीम टू बी रजिस्टर्ड, उसे डीम टू बी रजिस्ट्रेशन ग्रांटेड, मतलब ये माना जाएगा उसकी एप्लीकेशन अप्रूव्ड हो गई है, उसको रजिस्ट्रेशन ग्रांट कर दिया जाएगा। दिस इज अ रूल नंबर 9 सब रूल नंबर 5, दिस इज इंपॉर्टेंट। समझ में आ रही बात सर? बहुत समझ में आ रही, मजा भी आ गया। अभी रिसेंटली एक अमेंडमेंट हुआ है, वो अपन एक बार देख लेते हैं, दैट इज वेरी इंपॉर्टेंट, जो मैंने अभी बताया भी था रूल नंबर 8 के अंदर। रूल नंबर 8 के अंदर बताया था मैंने, सर क्या बताया था? एक अमेंडमेंट बताया था मैंने, मार्च में आया 2020 के अंदर, जहाँ पे क्या करना पड़ता है सर, जब पार्ट बी के अंदर जहाँ एप्लीकेशन देता है एप्लीकेंट प्रॉपर ऑफिसर जीएसटी कॉमन पोर्टल पे, तो क्या होगा ये होगा कि उसका जो आधार नंबर है वो ऑथेंटिकेट होगा। तो यहाँ पे दिया गया है कि यदि जो आपका आधार नंबर है किसका? एप्लीकेंट पप्पू जी का, यदि वो आधार नंबर यदि ऑथेंटिकेट नहीं होता तो क्या होगा? देखो इसमें जो अदर देन दिया हुआ है, ये पॉइंट तो मैं आगे समझाऊंगा, इस पॉइंट को एक बार छोड़ दो। सेकेंड लाइन को जब आप पढ़ रहे हो तो कैसे पढ़ोगे? वेयर ए पर्सन फेल्स टू अंडरगो, वेयर ए पर्सन फेल्स टू अंडरगो ऑथेंटिकेशन ऑफ आधार नंबर, जो हमने पढ़ा था ना रूल नंबर 8 सब रूल नंबर 4 है, जो नया सब रूल इंसर्ट हुआ है जिसमें ऑथेंटिकेट किया जाता है आधार नंबर को। और यदि आपका आधार नंबर यदि ऑथेंटिकेट नहीं हो पाएगा तो इसका मतलब आपके आइडेंटिफिकेशन में डाउट है। यदि आपके आइडेंटिफिकेशन में डाउट है तो हम खुद आके आपका आइडेंटिफिकेशन करेगा, तो इसका मतलब क्या करना पड़ेगा? हम कौन? प्रॉपर ऑफिसर। तो प्रॉपर ऑफिसर तेरा प्लेस ऑफ बिजनेस कहाँ है, धंधा कहाँ हो रहा है तेरा, बता ना धंधा कहाँ है, प्लेस कहाँ है। तो इसका मतलब ये हुआ कि अभी तक सारा काम ऑनलाइन हो रहा था, लेकिन यदि आपका आधार नंबर यदि ऑथेंटिकेट नहीं हुआ तो इसका मतलब ये कि आपके ऊपर डाउट हो गया। हम देखना चाहते हैं कि आपका कोई बिजनेस तो है ना, कोई प्लेस ऑफ बिजनेस तो है ना, ऐसा थोड़ी आप हवाओं में कुछ कर रहे हो। Where a person fails to undergo authentication of Aadhaar number, then the registration shall be granted। बड़े ध्यान से पढ़ना, that is very very important। एग्जाम के पॉइंट से 3 नंबर का क्वेश्चन भी आ सकता है। Only after physical verification of the principal place of business in the presence of the person। मैं बोलता हूँ मेरे प्लेस ऑफ बिजनेस को आप रजिस्टर कर दो, आपने अपना आधार नंबर दिया, लेकिन यदि आधार नंबर यदि ऑथेंटिकेट नहीं होता तो आपके ऊपर क्वेश्चन मार्क लग गया है। क्वेश्चन मार्क लग गया है तो प्रॉपर ऑफिसर बोलता है कि तुम्हारे सामने आके मैं तुम्हारे प्रिंसिपल प्लेस ऑफ बिजनेस को, जो भी आपका प्लेस ऑफ बिजनेस जिसको आप रजिस्टर्ड करना चाहते हो,
और यदि आपके एक ही स्टेट में ये 4 प्लेस ऑफ बिजनेस हैं तो एक प्लेस ऑफ बिजनेस को बोला जाएगा प्रिंसिपल प्लेस ऑफ बिजनेस, को आप रजिस्टर्ड करा के बाकी सब भी रजिस्टर्ड हो जाएंगे। क्योंकि यदि एक ही स्टेट में जितने भी आपके प्लेस ऑफ बिजनेस हैं तो उनको सेपरेट रजिस्ट्रेशन करवाना जरूरी नहीं होता, आप सिंगल रजिस्ट्रेशन करवाते हो। सर्टेन केसेस जहाँ पे मल्टीपल मिल जाता है, आप लेना चाहो तो कंडीशन फुलफिल करके बात अलग है, लेकिन जनरली एक स्टेट के अंदर आपको एक ही रजिस्ट्रेशन मिलता है और एक स्टेट के अंदर जितने भी आपके प्लेस ऑफ बिजनेस है तो एक को हम क्या बोलेंगे, प्रिंसिपल प्लेस ऑफ बिजनेस। इसलिए बोला गया है कि जो आपका प्रिंसिपल प्लेस ऑफ बिजनेस है उसे हम क्या करेंगे, वेरीफाइड करेंगे, फिजिकली वेरीफाइड करेंगे। फिजिकल वेरीफाइड करेंगे तो क्या ये 15-20 साल लगेंगे? गवर्नमेंट ने बोला टेंशन नहीं लेने का, नॉट लेटर देन मतलब विद इन 60 days फ्रॉम द डेट ऑफ द एप्लीकेशन। यदि आपने एप्लीकेशन दी और यदि आपका आधार नंबर यदि ऑथेंटिकेट नहीं हुआ तो हमें एक बार फिजिकल वेरीफाई तो करना पड़ेगा, क्योंकि आपके आइडेंटिफिकेशन पे क्वेश्चन मार्क लग गया तो हम आपके प्रिंसिपल प्लेस ऑफ बिजनेस को फिजिकल वेरीफाई करेंगे, फिजिकल एग्जामिन करेंगे, फिजिकली एक बार देखेंगे, लेकिन आपके प्रेजेंस में ही देखेंगे। और ये पूरी प्रोसेस हमें करनी होगी विदिन 60 days फ्रॉम द डेट ऑफ द एप्लीकेशन। और जो भी रूल नंबर 25 के अंदर जो प्रोसीजर दिया है उसको ध्यान में रखते हुए, and the provision of the sub rule 5 shall not be applicable in such cases, इसका मतलब डीम टू बी ग्रांटेड नहीं होगा। क्योंकि यदि आधार नंबर नहीं दिया तो यहाँ पे जो 3 वर्किंग डेज और 7 वर्किंग डेज वाला जो कंसेप्ट है ना वो यहाँ पे अप्लाई नहीं होता, वो हो भी नहीं सकता। क्योंकि आपने जो अपना आधार नंबर है वो ऑथेंटिकेट नहीं किया तो आपके आइडेंटिफिकेशन में डाउट हो गया। और प्रॉपर ऑफिसर क्या करेगा, प्रॉपर ऑफिसर फिजिकल वेरीफाई करेगा आपके प्रिंसिपल प्लेस ऑफ बिजनेस को, और फिजिकल वेरीफाई करके 60 डेज के अंदर आपको आरसी देगा। डीम्ड वाला जो कंसेप्ट है रूल नंबर 9 सब रूल नंबर 5 का, 3 वर्किंग डेज वाला, 7 वर्किंग डेज वाला फॉर्मूला कंसेप्ट यहाँ अप्लाई नहीं होगा। उम्मीद है पूरा कंसेप्ट आपको समझ में आ गया होगा। गुड, अभी बहुत सारे कंसेप्ट और भी बाकी हैं, लेकिन एक बार हमने 2 रूल्स को यहाँ पे कवर किया, वीडियो ज़्यादा बड़ी ना हो जाए इसलिए रूल नंबर 10 को मैं अलग से वीडियो में कवर करूँगा। तो यहाँ पे हमने 2 रूल्स कवर किए, रूल नंबर 8 और रूल नंबर 9, और एक तरीके से कंप्लीट भी हो गए क्योंकि पप्पू जी को आरसी मिल चुका है। तो रूल नंबर 10 में टाइम पीरियड अलग बातें होती है, वो हम अलग से भी कवर कर सकते हैं। एक बार हमें ये समझ में आ गया कि पप्पू ने क्या किया था, रजिस्ट्रेशन के लिए अप्लाई किया था जीएसटी कॉमन पोर्टल में, और बाद में उसे क्या हुआ, या तो उसकी एप्लीकेशन रिजेक्टेड हो गई विद इन द टाइम पीरियड या उसे आरसी मिल गया। और प्रॉपर ऑफिसर के ऊपर टाइम पीरियड दिया गया था हर काम को करने का। यदि उसने उतने टाइम पीरियड के अंदर कोई भी एक्शन नहीं लिया तो एप्लीकेंट पप्पू जी को रजिस्ट्रेशन दे दिया गया है ऐसा मान लिया जाएगा। रूल 9 सब रूल नंबर 5। हैव ए गुड डे टू ऑल ऑफ यू।